नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजरायल और हमास की जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के मुताबिक ऐसा करना चाहिए जो नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि इजरायल को हमास और गजा के नागरिकों में अंतर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और गजा में अमेरिकियों को सुरक्षित निकलने में मदद करने के प्रयासों पर चर्चा की और गजा में नागरिकों को मानवीय सहायता पहुंचने की जरूरत पर जोर दिया। बाइडेन ने ये ट्वीट कर बताया। साथ ही कहा कि मैंने गजा को मानवीय सहायता पहुंचाने में मिस्र की मदद के लिए राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी बात की है। उत्तर प्रदेश शराब के कारोबार में देश के शीर्ष राज्यों में शुमार हो गया है। इसने शराब से राजस्व की वसूली में पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़कर कमाई के मामले में उच्च राजस्व वाले राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। समाचार वेबसाइट द प्रिंट ने उत्तर प्रदेश में शराब के बढ़ते कारोबार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसमें बताया गया है कि यूपी शराब की नई राजधानी है। इसका कारण बताया गया है कि रिकॉर्ड राजस्व मिल रहे हैं। होम बार और मॉडल शॉप अब काफी संख्या में खुल चुके हैं। यहाँ द वीकेंड जैसे मॉडल स्टोर से लेकर कैंपाई और वाइनरी जैसे बियर ब्रांड तक मिल रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अनेक तरह से प्रदेश बदल रहा है। ये भारत की नई शराब राजधानी है, जहाँ देश में पोर्टेबल और गैर पोर्टेबल शराब का सबसे अधिक विनिर्माण और बिक्री होती है। आज राजस्थान को लेकर दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तेलंगाना राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस के एक सांसद पर सोमवार को चुनाव प्रचार के दौरान हमला हो गया। दुब्बाक विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद कोठा प्रभाकर रेड्डी को सिद्दीपेट जिले में एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर चाकू मार दिया। मेडक लोकसभा क्षेत्र से सांसद रेड्डी के पेट में चोटें आईं और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। ये घटना दौलताबाद मंडल में हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमला तब हुआ जब सांसद एक पादरी के घर की ओर जा रहे थे। एक अज्ञात व्यक्ति उनके पास आया और ऐसा लगा जैसे वो नेता से हाथ मिलाना चाहता हो, लेकिन उसने अचानक चाकू निकाला और उनके पेट में घोंप दिया। हमलावर को रैली में बीआरएस कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और पीटा। बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आए इंडिया गठबंधन को आज दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते। आयोग ने कोर्ट में कहा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के नाम पर हम कुछ नहीं कह सकते। दरअसल बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने इंडिया नाम इस्तेमाल करने को लेकर कुछ नहीं किया, इस कारण कोर्ट का रुख करना पड़ा। याचिका में कहा गया कि विपक्षी दल इस नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए कर रहे हैं। पीएम मोदी अब अपने गुजरात दौरे पर हैं। वो 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत बनासकांठा जिले के अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना करके की। हालांकि लोगों ने इस पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने प्रचार अभियान से 20 दिन के ब्रेक के बाद आज रोड शो किया, लेकिन रोड शो की अहम बात है कि ये मध्य प्रदेश में नहीं था, ये छत्तीसगढ़ में नहीं था, ये राजस्थान में नहीं था, ये तेलंगाना में नहीं था, ये मिजोरम में नहीं था। उन्होंने गुजरात में प्रचार किया, जहां 2027 में चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 6 दिन बाद चुनाव है, लेकिन उन्होंने अभी तक प्रचार नहीं किया है। लोगों को चुनाव के दौरान पीएम मोदी का ये व्यवहार देखकर बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि वो चुनाव के दौरान सैकड़ों रैलियां करते हैं, लेकिन इस बार गायब चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका समर्थन करने वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला करने का निर्देश दिया है। बता दें, इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले में देरी के लिए नार्वेकर की खिंचाई की थी। अदालत ने कहा था कि अगर स्पीकर प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पहल करने में विफल रहते हैं तो अदालत एक समय सीमा तय करेगी। अदालत ने सोमवार को वही समय सीमा तय कर दी है। अदालत ने चेतावनी दी है कि अयोग्यता याचिकाओं पर अगले विधानसभा चुनाव से पहले फैसला लिया जाना चाहिए, अन्यथा पूरी प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी। बता दें, शिंदे और 39 विधायकों के मूल पार्टी से अलग होने और सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ जाने के बाद
पिछले साल सेना के गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की थीं। जुलाई में स्पीकर ने शिंदे के नेतृत्व वाली सेना के 40 और ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा था। मराठा आरक्षण मुद्दे पर हिंसा बढ़ गई है। सोमवार को बीड जिले में एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के घर में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारी कथित तौर पर आरक्षण के समर्थक कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल की भूख हड़ताल पर एनसीपी के अजित पवार गुट के नेता की टिप्पणियों से नाराज थे। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया और सोलंके के घर के बाहर खड़े एक वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हाल के दिनों में मराठा आरक्षण को लेकर छात्रों द्वारा खुदकुशी किए जाने के बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी बीच फिर से तेज हुए मराठा आंदोलन ने फिर से राज्य की कानून व्यवस्था के लिए दिक्कत खड़ी कर दी है। मराठा आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इस समय पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन फैल रहा है। इसकी आंच राजनीतिक लोग भी महसूस कर रहे हैं। मराठा समुदाय के कार्यकर्ता अब राजनीतिक नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं कि ये समुदाय वर्षों से उनके पीछे खड़ा रहा है और समुदाय के आंदोलन का अब समर्थन करने की उनकी बारी है। नेताओं पर बन रहे दबाव के बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से जुड़े हिंगोली से सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। पाटिल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा है कि उन्होंने लोकसभा सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया है। भारत के नागरिकों को किसी भी राजनीतिक दल की फंडिंग के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जानकारी का अधिकार नहीं है। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर बयान में यही बात कही है। अटॉर्नी जनरल के इस बयान का सीधा अर्थ ये है कि केंद्र की मोदी सरकार का चुनावी बॉन्ड पर यही रुख है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की इस तर्क को खारिज कर दिया कि नागरिकों को किसी राजनीतिक दल की फंडिंग के स्रोत के बारे में जानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार से चुनावी बॉन्ड मामले की सुनवाई शुरू होने जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कतर में मौत की सजा पाए 8 नौसैनिकों के परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की और कहा कि सरकार इस मामले को पूरा महत्व देते हुए आगे बढ़ रही है। विदेश मंत्री ने एक्स पर इस संबंध में सोमवार को लिखा है कि सरकार उनकी रिहाई के लिए सभी प्रयास जारी रखेगी। परिवारों की चिंताओं और दर्द को पूरी तरह से साझा किया और कहा कि सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करना जारी रखेगी। इस संबंध में परिवारों के साथ भी तालमेल किया जाएगा। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। उसने इस आधार पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया कि मामले में 338 करोड़ रुपए के धन का लेन देन का मामला अस्थायी रूप से उनसे जुड़ता है। इसके साथ ही इसने आदेश दिया कि ट्रायल 6-8 महीने में पूरी की जाए। इसका मतलब है कि वो अब कम से कम 6 महीने जेल में रह जाएंगे, लेकिन मुकदमे में ढिलाई होने पर वो जमानत के लिए पहले 3 महीने में फिर से आवेदन कर सकते हैं। केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित एक रैली से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मलप्पुरम में जमात इस्लामी की युवा शाखा सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट द्वारा आयोजित फिलिस्तीन समर्थक रैली में शुक्रवार को हमास नेता खालिद मशाल ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया और हंगामे की वजह भी हमास नेता का संबोधन ही रहा। बीजेपी ने आयोजकों के साथ साथ वामपंथी और कांग्रेस की केंद्रीय व राज्य की एजेंसियों से जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा इजरायल के राजदूत ने भी हमास नेता के संबोधन को मुद्दा बना दिया है। हमास नेता मशाल के संबोधन पर भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने गजा शहर में अपने हवाई हमले और टैंक गोलीबारी बढ़ा दी है, जिससे बेहद तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें इजरायली बलों से एक फोन आया जिसमें हमें अपनी इमारत खाली करने और गजा के दक्षिणी हिस्से में जाने का निर्देश दिया गया। हालांकि गजा सिटी के एनक्लेव के दक्षिणी हिस्से से जोड़ने वाली सड़क पर भी इजरायली टैंक देखे गए हैं। गजा शहर से बाहर निकलने वाले कई निकासी रास्ते को इजरायलियों ने अवरुद्ध कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें इजरायली बलों द्वारा शहर छोड़ने का प्रयास कर रहे वाहनों पर भी गोलीबारी करने की रिपोर्ट मिली है। हमास नियंत्रित गजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि 7 अक्टूबर से गजा पर इजरायली हमलों में 3,457 बच्चों सहित कम से कम 8,306 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक बयान में कहा कि जनवरी से वेस्ट बैंक में मरने वालों की संख्या बढ़कर 329 फिलिस्तीनियों तक पहुंच गई है, जिसमें 7 अक्टूबर से हुई 121 मौतें भी शामिल हैं।
रूस ने सोमवार को कहा कि रविवार को इजरायली विरोधी भीड़ द्वारा दक्षिणी रूसी क्षेत्र दागिस्तान की राजधानी में एक हवाई अड्डे पर हमला बाहरी हस्तक्षेप का नतीजा था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, हवाई अड्डे पर कल की घटनाएं काफी हद तक बाहरी हस्तक्षेप का नतीजा हैं। बता दें, रविवार को इजरायल से आने वाली एक फ्लाइट को सैकड़ों लोगों ने रूस के दागिस्तान क्षेत्र के मुख्य हवाई अड्डे पर घेर लिया था। रूस में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। रूस के रशिया टुडे और इज़वेस्टिया मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो के अनुसार प्रदर्शनकारियों में से कई ने दरवाजे और तमाम अवरोधकों को तोड़ दिया। कुछ रनवे पर दौड़ते नजर आए। एक वीडियो में दिख रहा है कि इजरायल से आई फ्लाइट के उतरने के बाद भीड़ विमान के पास आने लगी। एक वीडियो में कुछ लोग यात्रियों पर चिल्ला रहे थे। वीडियो में एक प्रदर्शनकारी को तख्ती लेके देखा जा सकता है जिस पर लिखा है, दागिस्तान में बच्चों के हत्यारों के लिए कोई जगह नहीं है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।